स्टॉक एक्सरे डेली हम बात करते हैं एफआईज डीआईज के डेटा की, जिसमें कि एफआईज की सेलिंग इस समय हाईलाइट बनी हुई है। अक्टूबर मंथ में उन्होंने 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की और नवंबर में भी अभी तक करीब 34,000 करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं। लेकिन कौन से सेक्टर में की है सेलिंग सबसे ज़्यादा अक्टूबर में और 15 नवंबर तक, वो डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपकी स्क्रीन पर है, ऑटो सेक्टर में 10,440 करोड़ की सेलिंग उन्होंने ऑटो सेक्टर में की और नवंबर में भी सेलिंग बरकरार है। कैपिटल गुड्स में भी सेम पैटर्न। एफएमसीजी में काफ़ी हैवी सेलिंग की है उन्होंने। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो माल बेचा है वो बैंकिंग और ऑयल एंड गैस में बेचा है। अक्टूबर मंथ में 26,000 करोड़ से ज़्यादा का माल फाइनेंशियल्स में और ऑयल एंड गैस में करीब 21,444 करोड़। साथ ही नवंबर मंथ में भी 15 नवंबर तक उन्होंने करीब 7,092 और 7,200 करोड़ का माल फाइनेंशियल्स और ऑयल एंड गैस में बेचा है। मेटल पर वो अक्टूबर में बुलिश थे, लेकिन नवंबर में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। रियल्टी स्पेस में लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक ट्रेंड अलग हो रहा है। अक्टूबर में सेलर थे वो, लेकिन नवंबर में बाय कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में भी सेम हाल है, वहां पर अक्टूबर में सेलर थे, नवंबर में बाय कर रहे हैं। आईटी स्पेस में भी सेम हाल है। उन्होंने अक्टूबर में सेलिंग की करीब 2900 करोड़ की, लेकिन 3,087 करोड़ की बाइंग 15 नवंबर तक वो कर चुके हैं। फार्मा एक ऐसा सेक्टर जहां पर की सबसे कम सेलिंग उन्होंने अक्टूबर में की थी और 734 करोड़ की बाय वो नवंबर मंथ में कर चुके हैं। केमिकल वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जहां पर की एफआईज बुलिश चल रहे हैं। 583 करोड़ की बाइंग उन्होंने अक्टूबर में की और नवंबर में भी 210 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। इतनी हैवी सेलिंग के बीच में उन्होंने केमिकल सेक्टर में अच्छी खरीदारी कर ली है। अब मैं एक एक करके हर सेक्टर के बारे में बात करूंगा। पहले मैं शुरुआत करूंगा ऑटो सेक्टर से, जहां पर कि लगातार 2 महीने से एफआईज सेल कर रहे हैं। सनी सर, क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि एफआईज बियरिश होंगे और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां पर कि एफआईज के बियरिश होने का फ़ायदा उठा लेना चाहिए अगर शेयर ज़्यादा गिर गए हैं तो ऑटो सेक्टर में? ऑटो सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ क्लियर आउटलायर। और अगर आपने देखा होगा कि ये मार्केट करेक्शन में भी कोई बहुत ज्यादा करेक्शन हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक प्राइस में आके नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जहां आउटलुक दोनों ही साइड में एसयूवी एज वेल एज ट्रैक्टर साइड में काफी बेहतर आउटलुक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का को डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है उनमें से एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए करे थे। और एट द सेम टाइम जिस तरह से कंज्यूमर कंपनीज की कमेंट्री आ रही है कि रूरल बेल्ट में जो ग्रोथ है रिलेटिवली बेटर रहेगी कंपेयर टू अर्बन मार्केट, तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प ऑन 20 टाइम्स 2 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर हीरो मोटोकॉर्प मिल रहा है। अगेन इट इज अ प्ले ऑन अ रूरल रिकवरी स्टोरी। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प को डेफिनेटली देखा जा सकता है। और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी जो प्ले हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं प्रिकॉल, सनसेरा, एसजीएस एंटरप्राइजेस, मिंडा कॉर्प जो प्रीडोमिनेंटली टू व्हीलर सेगमेंट को कैटर करती है, गैब्रियल इंडिया, ऐसे कुछ नाम है मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो गिरावट का फ़ायदा कहाँ उठाना है? एम&एम, हीरो मोटोकॉर्प और सर ने कुछ बताया कि गैब्रियल जैसी कंपनीज जहाँ पर कि आप गिरते हुए इन शेयरों को में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग तो एफआईज की काफ़ी हैवी है। 2 महीने में उन्होंने करीब अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक 1.5 महीने में 15,000 करोड़ का माल ऑटो सेक्टर में बेच दिया। और उसकी जो हैमरिंग होती है सबसे ज़्यादा बड़े काउंटर्स पर होती है, लाइक मारुति और टाटा मोटर्स, इन सभी पर। तो हैमरिंग हमने देखी भी, मारुति करीब पिछले 1 महीने में ही करीब 11% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, तो गिरा है काफ़ी तेज़ी से। लेकिन सर, दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ता हूँ, कैपिटल गुड्स, जिसको कि इंडिया के मैक्रो से जोड़ा जाता है। यहाँ पर सेलिंग उतनी नहीं है, लेकिन कंपनियां भी उतनी नहीं हैं जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। हालांकि कुछ एक कंपनियां जो प्रोमिनेंट नेम है उसमें एल&टी, सीमेंस, एबीबी, कमिंस इंडिया, लेकिन सेक्टर की लिस्ट आगे जाने पर थोड़ी छोटी होती जाती है और कंपनियों का जो मार्केट कैप साइज़ है वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए सेलिंग शायद बड़ी नहीं दिख रही होगी। लेकिन ओवरऑल 1.5 महीने में करीब 3700-3800 करोड़ का माल एफआईज ने बेच दिया। सर, कौन से काउंटर में फ़ायदा उठाएं या अभी दूर रहें इन काउंटर से? अगेन विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लार्सन एंड टुब्रो जो है एक रिलेटिवली सेफर बेट है एट अ करंट जंक्चर, जहां हमने देखा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ है स्टॉक में, काइंड ऑफ आउट परफॉर्मर है इन दिस करेक्शन। तो लार्सन एंड टुब्रो कैन बी एडेड इन द पोर्टफोलियो विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 4,000 रुपीज। और एक छोटी कंपनी है त्रिवेणी टर्बाइन, जिसमें हमने काफी रोबस्ट नतीजे ये क्वार्टर में आते हुए देखे थे। तो एक डोमेस्टिक प्ले है, प्रीडोमिनेटली 20-22 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है।
तो मुझे लगता है कि त्रिवेणी टर्बाइन को कंसिडर किया जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। और बाकी की जो कंपनीज हैं जैसे एबीबी सीमेंस, वहां हमने देखा है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, और अब पोस्ट करेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो मे बी जब ये स्टॉक स्टेबिलाईज होंगे, कंपनीज लाइक सीमेंस एंड एबीबी कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। बिल्कुल। तीसरा सेक्टर सर जिसमें कि एफआईएस की सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने के लिए मिली है, ये सेक्टर वैसे भी तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये घरेलू आदमी, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ पर 11,582 करोड़ की सेलिंग उन्होंने अक्टूबर मंथ में कर दी और 3,589 करोड़ की सेलिंग वो नवंबर में भी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की सेलिंग सर इस सेक्टर ने झेली है पिछले 1.5 महीने में। अब क्या करें सर, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस सेलिंग के बाद अच्छी लग रही हैं, या कौन सी अभी इस सेक्टर से इससे भी दूर रहना है? अगेन विद इन एफएमसीजी हमने काफी निराशाजनक नतीजे इस बार आते हुए देखे थे कंज्यूमर स्टेपल कंपनी से। और उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेलिंग है वो थोड़ी सी एग्रेसिव देखने मिली है हमने एफएमसीजी पैक में। बट अगर मैं कुछ आउटलायर ढूंढना चाहूँ विद इन एफएमसीजी पैक, तो मुझे लगता है कि मैरिको इज वन ऑफ द कंपनी जहाँ रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस हमने आती हुई देखी थी कंपनी की ओर से। तो मैरिको कैन बी कंसिडर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। और पोस्ट करेक्शन मुझे लगता है कि आईटीसी भी एक डिसेंट वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड हो रही है। सो कंपनीज लाइक आईटीसी कैन आल्सो बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। सर एशियन पेंट जो कि वैसे एफएमसीजी में नहीं लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जरूर आता है, इसमें क्या करें सर? 2900 3000 पर चल रहा था कंफर्टेबली अपने रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट आते आते ये 2400 2500 की रेंज पर अब भी आ चुका है काउंटर। क्या करें? अगेन अगर हम ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमने इंक्रीज होती हुई देखी है, और उसी के चलते जो प्रेशर है मार्जिन पर वो हमने पेंट इंडस्ट्री में आते हुए देखा। हालांकि सीजनल इम्पैक्ट भी था, इस बार थोड़ा मानसून ज्यादा लंबे समय तक था, तो उसके चलते जो सेल्स है वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें हमने इम्पैक्ट आते देखा एशियन पेंट के लिए स्पेसिफिकली। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय रुक जाना चाहिए, मे बी वन मोर क्वार्टर वी शुड वेट, लेट द स्टॉक स्टेबलाइज एंड देन वन कैन कंसिडर एशियन पेंट। क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर है बिरला ग्रुप, बिरला ओपस ब्रांड से जिन्होंने पेंट लॉन्च किया है, वहां कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशन हम होते देख रहे हैं। और डेफिनेटली जब भी कोई प्लेयर एग्रेसिव कैपेसिटी ऐड करता है तो विल ट्राई टू रिकवर इज फिक्स कॉस्ट एटलीस्ट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, बाय पुशिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाई रहेगी ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में। हालांकि दिसंबर क्वार्टर यूजुअली वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है सभी पेंट कंपनीज के लिए। तो लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है। आई थिंक वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए बिफोर एडिंग इन द पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि एशियन पेंट में, जिसमें कि इस पिछले 1 महीने में ही 20% की गिरावट देखने के लिए मिली है आफ्टर रिजल्ट्स सर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है लोगों का बैंक निफ्टी पर और बैंकिंग शेयरों पर, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रीढ़ की हड्डी पर ही वॉर किया है, क्योंकि फाइनेंशियल्स में देखें तो एफआईएस की जो सेलिंग है वो करीब करीब 33,000 करोड़ से ज़्यादा है। क्या करें सर, अब बैंकिंग काउंटर्स पर और फोकस करना है तो प्राइवेट पर करना है या पीएसयूज पर करना है? विद इन बैंकिंग आई थिंक चुनिंदा नाम है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, जिनके नतीजे काफी रोबस्ट आए थे इस बार, और कहीं इनके रिलेटिव आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने में, तो मुझे लगता है कि विद इन बैंक आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक कैन बी कंसिडर। विद इन पीएसयू बास्केट मैं डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक को ऐड करना चाहूंगा। हालांकि आज प्रेशर में है बिकॉज ऑफ दिस अदानी न्यूज, क्योंकि जो बड़ी पीएसयू बैंक्स है उनका कहीं ना कहीं एक्सपोजर रहता है बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, उसके चलते पीएसयू बैंक आज प्रेशर में है। बट अगर मुझे थोड़ा सा लंबा होराइजन लेना होगा तो आई वुड लाइक टू ऐड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक इन माय पोर्टफोलियो ग्रेजुअली। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिए कि बैंकिंग में कौन से काउंटर्स आपको ऐड करने हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि एफआई सेल कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस सर, यहाँ पर तो यहाँ पर ही लगभग सेम हाल है। 21,444 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर में और 15 नवंबर तक 7200 करोड़ की सेलिंग। लगभग अगर हम देखें तो 28 से 29,000 करोड़ की सेलिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर झेल चुका पिछले 1.5 महीने में। सर रिलायंस, आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल गिर तो काफ़ी चुके हैं सारे ही काउंटर। अभी कोई लग रहा है कि यहाँ पर एवरेज कर लेना चाहिए अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, या यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए?
आई थिंक विद इन ऑयल एंड गैस आई वुड लाइक टू गो अहेड विद रिलायंस, क्योंकि काफी कम टाइम हमें देखने ऐसा मिलता है कि जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें 20% का प्राइस करेक्शन हमने आते हुए देखा है। एट द सेम टाइम जिस तरह के जो ट्रिगर है आगे जाके डीमर्जर एंड लिस्टिंग ऑफ रिटेल बिजनेस, न्यू एनर्जी बिजनेस जो कि अगले 3 से 5 सालों में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है रिलायंस को अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो। बट अगेन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो है यहाँ थोड़ा सा लंबा रखना होगा। जब मैं लंबा कह रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का, ताकि एक डिसेंट वेल्थ क्रिएशन हम कर सकते हैं। और रही ऑन अ पीएसयू साइड, मुझे लगता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहाँ थोड़ा कंफर्ट नजर आ रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ, अगर क्रूड ऑयल यही $70 के बैंड में आसपास कहीं ट्रेड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अगले 2 क्वार्टर के नतीजे ठीक ठाक आने की उम्मीद करता हूँ। तो इसी के चलते मैं एचपीसीएल को ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। बट हालांकि इट इज एन हाई रिस्क हाई रिटर्न बेट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑयल के जो दाम है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से लिंक होते हैं। ड्यू टू सम रीजन अगर ऑयल स्पर्ट हो जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो है प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आते दिखेगी हमें। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्रूड ऑयल का, जिसे ट्रैक करना जरूरी होगा अगर ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर लेना है। बिल्कुल। तो ये सेक्टर पर भी नज़रें बनाकर रखनी होंगी। लेकिन सर, मेटल सेक्टर जहां पर कि चीन के स्टिमुलस की बातें हो रही थी अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मेटल काउंटर्स पर हमने रैली भी बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हुए और सेंटीमेंट थोड़ा वीक हुआ, चाइना के भी स्टिमुलस का जो एक इम्पैक्ट था वो थोड़ा टोन डाउन होना शुरू हुआ। उसके बाद सेलिंग देखने के लिए मिली है नवंबर में। अब कहाँ शिफ्ट करें? एफआईज की तर्ज पर ही शिफ्ट कर लें अपने पोर्टफोलियो को मेटल से, या मेटल में कुछ खरीदारी कर सकते हैं सर? अगेन विद इन मेटल मुझे लगता है कि कुछ काउंटर्स हैं जहाँ एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। केस इन पॉइंट नाल्को में हमने काफी एक अच्छी रैली और रिकवरी भी देखी है पिछले कुछ दिनों में। एट द सेम टाइम हिंडाल्को में जो वन टाइम ये क्वार्टर में जो नतीजे खराब आए थे, जहाँ हमने देखा था कि यूएस में फ्लडिंग के कारण एक वन टाइम इम्पैक्ट हमने हिंडाल्को के नतीजों में आते देखे थे। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एज अ सेक्टर इज रिलेटिवली डूइंग वेल। तो companies like Hindalco and Nalco can be considered। और अगर कोई थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न बेट लेना चाहता है तो श्याम मेटालिक एक कंपनी हमें अच्छी लगती है मेटल पैक से, जो कि जहां हम देख रहे हैं कि काफी एक रोबस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन हम प्ले आउट होते देख रहे हैं। और अगर हम मेटल को हॉराइजन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं मेटल प्रोडक्ट्स की ओर, तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्ले है, कंपनीज लाइक एपीएल, अपोलो और फॉर दैट मैटर गुडलक इंडिया कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। बिल्कुल। तो सर ने मेटल में भी काफ़ी कुछ काउंटर्स बता दिए जहां पर कि आप फोकस कर सकते हो ऑन द पॉजिटिव साइड सर। लेकिन एक सेक्टर जहां पर कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा है, अक्टूबर में सेलिंग थी लेकिन इतनी मैसिव नहीं थी, 1390 करोड़ की सेलिंग थी रियल्टी स्पेस में। लेकिन नवंबर में ये बाइंग कन्वर्ट हो गया, 694 करोड़ की बाइंग वो कर चुके हैं 15 नवंबर तक एफआईज। इतनी मैसिव सेलिंग में वो जहां पर बाय कर रहे हैं तो जरूर फोकस तो जाता है सर। रियल्टी स्पेस में आपके काउंटर कोई हैं जहां पर कि आप फोकस कर रहे हैं? अगेन विद इन रियल एस्टेट मुझे लगता है कि जो बॉम्बे बेस्ड कंपनीज हैं एमएमआर रीजन जिसे हम कहते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है सेल्स की। अगर बात करें तो हम तो जो मुंबई बेस्ड प्रीडोमिनेंटली प्लेयर है जैसे लोधा और फॉर दैट मैटर सनटेक रियल्टी कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एट द सेम टाइम सेंचुरी सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसका अब नाम चेंज हो चुका है, सेंचुरी रियल एस्टेट के नाम से जानी जाती है, वहां हम एक अच्छी खासी ग्रोथ आते दिख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेस इज वन कंपनी where which has begun its journey from अहमदाबाद, but gradually अब पैन इंडिया कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हम होते देख रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा नाम है मैं रियल एस्टेट से सजेस्ट करना चाहूंगा। जी, कंस्ट्रक्शन में भी सर यही हाल रहा कि उन्होंने अक्टूबर में तो मैसिव सेलिंग की 4650 करोड़ रुपए की एफआईज ने, लेकिन 1917 करोड़ की बाइंग भी कर रहे हैं सर। एनसीसी, एचसीसी, पटेल इंजीनियरिंग, लैंको इंफ्रा, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, कोई है आपकी रडार पर? अगेन विद इन कंस्ट्रक्शन में 2-3 कंपनीज के नाम लेना चाहूंगा। एक एनसीसी, आपने बहुत सही कहा, काफी अच्छे नतीजे भी आए, काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, तो एनसीसी कैन बी कंसिडर। इसके अलावा कैपेसाइट इंफ्रा एक हमें अच्छी लगती है, छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि प्रीडोमिनेंटली जो बड़े वेल नोन रियल एस्टेट प्लेयर है उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। तो कैपेसाइट इंफ्रा इज अनदर प्ले विच वी लाइक। एंड फ्रॉम अ वाटर सेगमेंट
few companies like Welspun Enterprises or for that matter Vartech Wabag is we would recommend. अब आती है बात आईटी सेक्टर की, जहां पर कि अक्टूबर मंथ में 2900 करोड़ की सेलिंग की एफआईज ने, लेकिन 3000 करोड़ की बाइंग उन्होंने नवंबर मंथ में 15 नवंबर तक कर ली है। सर, आईटी को एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पर देखा जाए, और अगर डिफेंसिव सेक्टर के तौर पर देखा जाए तो क्या बाय करें? अगर हम आईटी की बात करें तो मुझे लगता है कि इसे दो एरिया में स्प्लिट करना होगा। एक है लार्ज कैप कंपनी, तो डेफिनेटली जिस तरह से एक ट्रम्प ट्रेड जिसे हम कहते हैं कि यूएस में कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वहाँ टैक्स रेट कट कर दिए जाएंगे कॉर्पोरेट्स के लिए, तो उनका जो बजट है आईटी पे स्पेंड करने का वो थोड़ा बेहतर हो सकता है अगले आने वाले 12 से 18 महीनों में। और इसी के चलते कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म भी बना हुआ है आईटी सेक्टर में। तो within IT large cap space, companies like Infosys and HCL Tech can be considered. बट अगर हम थोड़े से नीचे टीयर 2 कंपनीज में जाते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम द आईटी सेक्टर। और अगर मैं टीयर 3 में जाता हूं तो कंपनीज लाइक फर्स्टसोर्स जहां काफी एक स्ट्रॉन्ग नतीजे और आउटलुक देखे हैं हमने, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक न्यूजेन कैन बी लुक्ड अपॉन। ओके सर, फार्मा सेक्टर यहाँ पर सेलिंग तो थी ही नहीं ऑलमोस्ट अक्टूबर में। अक्टूबर के जो 15 अक्टूबर तक की जो सेलिंग थी वही थी केवल, उसके बाद 16 से 31 अक्टूबर तक एफआईज की सेलिंग नहीं थी। लेकिन नेट सेल में 55 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर में आ गई, और नवंबर में तो 734 करोड़ की बाइंग भी आ गई है। तो ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर के बाद से एफआईज बुलिश चल रहे हैं फार्मा सेक्टर पर। कोई पर्टिकुलर काउंटर जो आपकी रडार पर आता हो सर? Within pharma space, I would like to go ahead with a सिप्ला, जो कि थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल काउंटर भी है। तो सिप्ला को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ी छोटी कंपनी की बात करता हूँ तो नैटको फार्मा हमें अच्छी लगती है, जहाँ वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। जी, लास्ट सेक्टर सर, जो कि ग्रीन आई बॉय रहा, क्योंकि केमिकल सेक्टर जहां पर की सेलिंग ही नहीं थी, एफआईज ने बाय किया अक्टूबर में भी और नवंबर में भी कर रहे हैं। सर, 583 करोड़ की बाय अक्टूबर में और 210 करोड़ की बाय नवंबर मंथ में। दिस द ओनली सेक्टर जहां पर की एफआईज बुलिश चल रहे हैं। आप हैं किसी काउंटर पर सर बुलिश? अगेन अगर हम केमिकल की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अंडरओन सेक्टर था, जहां हमने देखा कि पिछले दो सालों से कहीं का परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना के डंपिंग से या सभी कंपनीज परेशान थी। तो मुझे लगता है कि इसी के चलते हमने एक अंडर ओनरशिप के चलते भी एक यहाँ बाइंग आती हुई दिखी है। अगर कुछ चुनिंदा कंपनीज मैं अगर यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा तो वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। बेसिकली इट्स अ प्ले ऑन बोथ न्यू एज बैटरी टेक्नोलॉजीज एज वेल एज एसी की जो बात करते हैं हम, उसमें जो गैसेस जाती हैं उसका प्ले है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल हमें अच्छी लगती है अगर हम केमिकल सेक्टर से बात करते हैं।